सॉल्यूशंस की और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए जनरल सॉल्यूशंस और पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखने से पहले मैं आपको बता दूं, छोटी क्लासेस में मैं आपको ले जाता हूं थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्वेशन है x² + 1 = 0। ये एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन में अगर हम x का वैल्यू कुछ पुट करें ऐसा कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, तो x का वो वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर x = अगर हम आयोटा पुट कर दें, है ना। आयोटा तो सब लोग जानते हैं, √/-1 को आयोटा बोलते हैं, ठीक है ना। तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, i का स्क्वायर मतलब -1 का जो रूट है इसका स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, ऐसा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट को हटा देगा -1, यहाँ -1 पुट करोगे, ये देखिए। तो x की वैल्यू आयोटा रखने पर, x कितना पुट किया हमने, आयोटा रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि LHS RHS के इक्वल हो गया। हम बोलेंगे क्या कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं कि आयोटा वाले से मैं आपको समझाऊं, कोई भी आपके पास इक्वेशन है, जैसे कि मान लीजिए एक सिंपल इक्वेशन ले लीजिए, x - 1 = 0 है, सही है। ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, तो इसमें x = 1 पुट कर दो। अगर आप x = 1 पुट कर दो तो 1 पुट करो, 1 - 1 = 0, यानी कि LHS RHS के इक्वल आ गया, ठीक है। तो x की जिस वैल्यू के लिए LHS RHS के इक्वल आ जाता था इक्वेशन पे, x की उस वैल्यू को हम क्या बोलते थे, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है ना, इसका सॉल्यूशन क्या है, 1 है, ठीक है। x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रही है, वो x की वो वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगी, ये हमें पता था। इसी तरीके से कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस अगर आपके पास हुआ करती थी क्लास 11th में, sin x - cos x = 0, तो x अगर हम π/2 पुट कर दें, x कितना पुट कर दें, π/2 तो नहीं, x अगर हम π/4 पुट कर दें, ठीक है ना। x अगर हम कितना पुट कर दें, π/4, तो sin π/4 कितना होता है, 1/√2, ठीक है। और cos π/4 भी कितना होता है, 1/√2, तो 1/√2 - 1/√2 0, यानी कि x का वो वैल्यू जो दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, x का वो वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी कि π/4 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये सब तो हमने आपको एग्जांपल दिए पॉलिनॉमियल इक्वेशन के और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, इसके लिए हम आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं जो कि पेज नंबर 383 NCERT पे दी हुई है, दैट इज d2y/dx² + y = 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, सही है। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा है ना, या डिपेंडेंट वेरिएबल y का डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल y का डेरिवेटिव एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में निकाला गया है। तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से आई है कि y कोई एक कर्व रहा होगा, y एक कर्व रहा होगा, y = f(x), ठीक है। मतलब y = f(x), यानी कि y x का फंक्शन रहा होगा, और इस y का हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला होगा, प्लस उसमें y का वैल्यू पुट किया होगा, तो आंसर कितना आ गया होगा, 0। तो समझिए जरा, एक ऐसा कर्व क्यों बोल रहा हूँ मैं भाई, देखो छोटी क्लासेस में चले जाओ ना थोड़ी देर के लिए, y = ऐसे x² + 1 होता था, आप x की वैल्यू डालते आते थे, y की आती जाती थी, तो आपको x कॉमा, जैसे मान लो यहाँ x की वैल्यू हमने 1 पुट करी, ठीक, तो y कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 + 1 2, 1,2 मिलेगा। x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करें, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, तो y 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब हम ग्राफ पेपर पे 1,2 2,5 को लेके एक प्लॉट करते थे तो कोई कर्व आता था, ठीक है। जैसे कि आपको पता चल रहा होगा ये क्वाड्रेटिक x⁴ है यहाँ, तो प्लॉट कैसा आएगा, पैराबोला आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम एक शब्द का यूज़ कर रहे हैं कर्व, यानी कि ये जो y = f(x) है ना, ये कोई कर्व है। अगर ऐसा कोई कर्व ले लें हम, y = f(x), ऐसा कोई कर्व हो जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो उस कर्व को हम क्या बोलेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए, y = f(x) कोई कर्व होगा। कर्व क्यों है, क्योंकि भाई इसका ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है ना, एक कर्व आएगा ना।
अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक कर्व है, ठीक है ना, वो कर्व कुछ भी हो सकता है, पैराबोला, सर्कल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला, एलिप्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई कर्व यदि दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो उस कर्व को दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। इसको मैं एग्जांपल से भी आपको समझाता हूँ। देखिए, ये कर्व इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई करेगा। सुनो, जो भी कर्व दिया ना उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो, निकाल लिया, यहाँ ले जाके पुट कर दो, और जो भी कर्व दिया है उसको यहाँ पुट कर दो। y क्या है, कर्व है, या y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व है, उसको यहाँ पुट कर दो, और यदि LHS RHS के इक्वल आ गया तो ये दिया गया कर्व इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। आइए एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमको कर्व दिया गया है, NCERT को मद्देनज़र लेके हम एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, NCERT में यहाँ फाई लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, फाई ऑफ एक्स, तो मैं फाई ऑफ एक्स ना लिख के क्या लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। सपोज y एक कर्व है, ठीक है ना, और ये कर्व है a साइन ऑफ x प्लस बी, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, समझिए ज़रा। मैंने आपको क्या बोला, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, और ये कर्व है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालूँ, dy बाई डी एक्स निकालो, यानी कि y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालो। आता है सबको करना डेरिवेटिव, तो a तो एक कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। और सुनिए, यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल लगेगा, पहले साइन का डेरिवेटिव करेंगे, कॉस आएगा, और जो ब्रैकेट में लिखा है ऐसे ही लिख देंगे, x प्लस बी इंटू, देखिए पहले पूरे का कर लिया, यानी कि साइन का कर लिया, अब अंदर का करेंगे, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस बी। एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव x का कितना होता है, 1, और b एक कांस्टेंट है यहाँ। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। b यहाँ पर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है, तो 1 प्लस 0, और 1 प्लस 0 कितना होता है, 1, तो यहाँ पीछे कितना आ जाएगा, 1, यानी कि dy बाई डी एक्स कितना आ गया, a कॉस ऑफ x प्लस बी। अगर हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये जो आंसर आया इसको फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। a तो a रहेगा, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन x प्लस बी, ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, पहले पूरे का करेंगे फिर अंदर का करेंगे, x प्लस बी का करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस a साइन x प्लस बी आ गया, ठीक है। अब एक काम करिए, इसको सपोज आप 1 मान लो, इसको सपोज आप 2 मान लो, और इसको ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सपोज आपने क्या मान लिया, इक्वेशन 3 मान लिया, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, इसका LHS लेते हैं, ठीक है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका LHS लिया हमने, तो क्या आ गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये आया। अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करो इसमें, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना है, माइनस a साइन x प्लस बी, कितना है, माइनस a साइन ऑफ x प्लस बी है, प्लस y का वैल्यू कितना है, a साइन ऑफ x प्लस बी, a साइन ऑफ x प्लस बी, ठीक है। तो चेक करो, ये माइनस का a साइन ऑफ x प्लस बी है, प्लस का a साइन ऑफ x प्लस बी, कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ गया, 0, यानी कि RHS में भी क्या था, 0, तो LHS RHS के इक्वल आ गया। तो आप ध्यान से अगर देखें तो एक ऐसा कर्व हमारे पास पॉसिबल था, इस कर्व का एक प्लॉट भी किया जा सकता है, ठीक है। एक ऐसा कर्व हमारे पास पॉसिबल था जिस कर्व का यदि हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला और उस कर्व को इस इक्वेशन में पुट किया, ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि LHS RHS के इक्वल आ गया। तो ये वाला जो कर्व है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 में हमने कर्व लिखा है, इस कर्व को हम क्या बोलेंगे, इस कर्व को हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन इक्वेशन 3। तो ये कर्व उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब देखिए बात समझिए थोड़ा सा, पता है क्या बात है, बात ये है कि ये जो एक कर्व है, ठीक है, ये कर्व कुछ भी रहा होगा, मान लीजिए कि मैं ऐसे ही प्लॉट कर देता हूँ, बस ये साइन का दिख रहा है तो कुछ ऐसा कर्व होगा, मान लो ये, ठीक है, ये एकदम परफेक्ट कर्व नहीं है, लेकिन सपोज ये कर्व आया हमारे पास a साइन x प्लस बी का ये हमारे पास कर्व आया, ठीक है ना, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, इस कर्व में ना, ये जो कर्व है ये एक जनरल कर्व है, ध्यान से समझिए ज़रा, ये जो कर्व है एक जनरल कर्व है, ठीक है। मैं ब्लू मार्कर थोड़ा सर्च कर रहा था, सॉरी स्टूडेंट्स। देखिए ये जो एक कर्व है, ठीक है ना, ये एक जनरल कर्व है, देखिए भाई ध्यान से,
अगर ना मैंने बोला a साइन एक्स प्लस बी का कर्व ऐसा आता है, ये एक्स एक्सेस है ये वाई एक्सेस है, तो अगर आप इसमें काम करेंगे a की और b की अगर आप वैल्यू चेंज करते जाएंगे, a और b की अगर आप वैल्यू चेंज करते हैं, मैंने अभी एक शब्द का यूज़ किया है जनरल कर्व है, a साइन एक्स प्लस बी का ये एक कैसा कर्व है, जनरल कर्व है कि हाँ भाई हमें पता चल गया कि ये जो y इज इक्वल टू a साइन एक्स प्लस बी, इसका कर्व कुछ ऐसा आएगा, चलो मान लो ऐसा पता चल गया। अब सुनो, पता है आपको क्या है, अगर आप इस कर्व में ना a और b की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, समझिए जरा, अगर आप इस कर्व में a और b की वैल्यू चेंज करते जाएंगे ना, जैसे कि मान लीजिए कि आपने a की वैल्यू ले ली 2, b की वैल्यू ले ली 3, मान लो a की वैल्यू 2 ले ली तो यहाँ हो जाएगा 2 और 2 साइन x प्लस b की वैल्यू आपने 3 ले ली, तो पता है इसका प्लॉट कुछ ऐसा आएगा। अब क्या आएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप समझो ना थोड़ा सा एग्जैक्टली ये तो एक जनरल पैटर्न को बता रहा है कि हाँ भाई कर्व ऐसा होगा। अब उस कर्व का पीक कितना होगा और वो कितना डाउन होगा, ये सब डिसाइड होगा किससे, ये जो a और b लगा हुआ है, ये देखिए ये ऐसा आ गया मान लीजिए, इसका ये तो एक जनरल पैटर्न को बता रहा है, ठीक है ना। अब यहीं पे अगर हम a की जगह मान लो 5 पुट कर दें और b की जगह अगर हम 6 पुट कर दें तो 5 साइन एक्स प्लस 6, ठीक है ना, तो इसका कर्व शायद ऐसा आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, पैटर्न तो सिमिलर है लेकिन उसके पीक्स जो है शिफ्ट करते जा रहे हैं, कभी पीक ज़्यादा आता है कभी कम आता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, समझिए ज़रा कि जब आपके पास a और b ऐसा कुछ होगा कर्व में, a b c ऐसा कुछ होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, समझिएगा ध्यान से, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स या पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं या क्या बोलते हैं हम इसको, पैरामीटर बोलते हैं। ओके, तो देखिए लिखा है इफ y f ऑफ x कंसिस्ट ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट a b c, ठीक है। तो जब आपके कर्व में आर्बिट्री कांस्टेंट a b c ऐसा दिखाई पड़ेंगे ना, तो उस टाइम जब ये y इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, तो इस y को हम सॉल्यूशन तो बोलेंगे इसका, लेकिन कैसा सॉल्यूशन बोलेंगे, इसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। कैसा सॉल्यूशन बोलेंगे, इसको हम जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। जनरल सॉल्यूशन क्यों बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर कर्व को नहीं शो कर रहा है, ये किसी पर्टिकुलर कर्व को नहीं शो कर रहा है ना। अब देखिए यदि a और b की कुछ ना कुछ वैल्यू ली जाए, यदि a और b की कुछ ना कुछ वैल्यू ली जाए, तो आपने प्लॉट में वहाँ ग्राफ में देखा कि कर्व एक पर्टिकुलर कर्व आ गया, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर कर्व आ गया। a और b की वैल्यू यदि आप चेंज कर दोगे तो ऐसे ही सिमिलर, इसी के सिमिलर अलग अलग ग्राफ प्लॉट होते जाएंगे, अलग अलग कर्व प्लॉट होते जाएंगे, ठीक है ना। तो समझिए जरा, यदि आपने a और b की कुछ ना कुछ वैल्यू ले ली, यहाँ पर a और b की कुछ ना कुछ वैल्यू ले ली, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, बल्कि क्या है, पैरामीटर्स अवेलेबल नहीं है, बल्कि क्या है, पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ पैरामीटर्स हैं, ये b c इसको पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने a और b की कुछ वैल्यू ले ली तो हम बोलेंगे कि अब इक्वेशन में या कर्व में आर्बिट्री कांस्टेंट्स नहीं है, बल्कि पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ a और b, जैसे 2 3 4 5 ये सब। और उस टाइम ये जो y है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो होगा, लेकिन कैसा सॉल्यूशन होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। यानी कि वो किसी पर्टिकुलर कर्व का ही, वो किसी पर्टिकुलर कर्व का ही वो किसी पर्टिकुलर कर्व कोई पर्टिकुलर कर्व ही है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस टाइम सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसा आइए मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ, इन्होंने क्या किया है एनसीईआरटी में, आइए इसी को ले लेते हैं। कहाँ पे करें, चलो यहाँ पे जगह बनाते हैं थोड़ी। ये इन्होंने इस बार हमको y इज इक्वल्स टू, यहाँ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, इसका नाम कुछ और रख दें, एफ ऑफ एक्स की जगह एच ऑफ एक्स रख दें तो कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, y इज इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स। इन्होंने a की वैल्यू 2 ले ली है, a की वैल्यू 2 ले ली, तो 2 साइन x प्लस b की वैल्यू इन्होंने π/4 ले ली, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, देखिए dy बाय डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, आइए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन तो वैसे ही होगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, 2 का 2 रहेगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, ठीक। तो पहले पूरे का करेंगे तो इतना आ जाएगा, अंदर का करोगे x का आएगा 1 और π/4 का 0, तो ये आ गया। इसी तरीके से यदि हम d2y बाय dx स्क्वायर निकालें तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, कॉस का होता है माइनस साइन, माइनस आगे आ जाएगा साइन ऑफ x प्लस π/4 और x का होता है 1 π/4 का 0, तो ये आ गया। अब आप खुद चेक करो, यदि हम ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके LHS में यदि हम d2y बाय dx स्क्वायर कितना पुट करें, -2 साइन x प्लस π/4, कितना, -2
2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू होगी d2 डी एक्स स्क्वायर की, प्लस y का वैल्यू क्या पुट करना है 2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, 2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। तो देखिए ये इससे फिर से कट गया, आंसर कितना आ गया 0। तो इस टाइम ये जो दिया गया y है ना, ये कर्व भी, समझिए जरा बात को, ये कर्व भी इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, लेकिन ये कर्व इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट a और b नहीं दिए हुए, बल्कि a और b की पर्टिकुलर वैल्यूज दी हुई हैं। समझ में आई बात? ठीक, तो ये बात है। तो यही मतलब होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का मतलब होता है कि कर्व दिया होगा, उस कर्व की हेल्प से आप डेरिवेटिव्स वगैरह निकालिए, जिस भी ऑर्डर का डेरिवेटिव आपको चाहिए हो इक्वेशन में, ठीक है। डेरिवेटिव निकालिए, उठा के उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए LHS में। यदि LHS RHS के इक्वल आ गया तो दिया गया जो कर्व होगा ना, वो इस इक्वेशन का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, यदि कर्व में आर्बिट्री कांस्टेंट ABC ऐसे कुछ दिए हो, ठीक है। तो देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट जब भी लगेंगे ना, तो वो किसी कर्व का जनरल पैटर्न, किसी कर्व का एक कॉमन पैटर्न को बता रहा होगा, हाँ भाई कर्व ऐसा दिखेगा। लेकिन जब a और b की वैल्यू यदि कुछ ना कुछ रख दी है, ठीक है, तो हम बोलेंगे हाँ भैया पार्टिकुलर कर्व बन गया। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बोला था कि a2 रखने पर b3 रखने पर कर्व ऐसा आ रहा है, ये नीचे वाला मान लो, ठीक। तो a2 और b3 रखने पर कर्व ऐसा आ रहा है, तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर कर्व है भाई, ये यही कर्व है, इसके अलावा कोई कर्व नहीं हो सकता है, ठीक है। ये वाला जो कर्व है कभी ये ऐसा नहीं बन सकता, या ये वाला कर्व कभी ऐसा नहीं बन सकता, जब आप a और b की वैल्यू असाइन कर देंगे, ठीक है। तो जब आप a और b की वैल्यू असाइन कर देंगे, तो तब उस टाइम कर्व अगर यदि इसको दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, यानी कि इस कर्व से हम डेरिवेटिव निकालें, उठा के यहाँ पर रखें और LHS RHS के इक्वल आ जाए, तो ये कर्व भी इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन ये वाला जो कर्व होगा ना इसका, ये कर्व इसका जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा, ये कर्व इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। ये कर्व इसका कैसा होगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये हमने देखा जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए हमने डेफिनेशन भी नोट करी है। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? इफ एनी कर्व y is equals to f of x consist of arbitrary constant example ABC, then it is called the general solution। अगर कोई कर्व आर्बिट्री कांस्टेंट ABC ये सब रखता हो और वो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन। उस कर्व को हम क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यदि कोई कर्व आर्बिट्री कांस्टेंट ना रखता हो, बल्कि केवल क्या रखता हो? पर्टिकुलर वैल्यूज रखता हो a और b की, ठीक है, तो उस कर्व को हम डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहा करेंगे। तो आशा करते हैं ये आपको बात समझ में आई है।